इट वॉज हर प्लान, उनका मंसूबा क्या था दरअसल, इट वॉज हर प्लान टू मेक मेमोरियल हॉल, कि किसी तरह से मेमोरियल हॉल पर पहुंच जाए। बेटे यहां मेक का मतलब क्या है, रीच, पहुंचना। इट वॉज हर प्लान टू मेक मेमोरियल हॉल, उनका प्लान था कि किसी सूरत मेमोरियल हॉल तक पहुंच जाए, जस्ट 2 ब्लॉक्स अवे, जो इनके घर से सिर्फ 2 ब्लॉक्स के फासले पर, ठीक, एंड टेक रिफ्यूज इन समवेयर इन द टॉप ऑफ इट, और उस इमारत की ऊंची सी किसी मंजिल में पनाह ले लें, ठीक है। In one of the dusty rooms where war veterans met and their old battle flags and stage scenery were stored, किसी ऐसे कमरे में जो धूल मिट्टी से हटा हुआ हो, किसी कमरे में जहां वॉर वेटरन्स मिला करते थे और जहां बैटल फ्लैग्स और स्टेज सीनरी रखी जाती थी। भाई मैं बता दूं आपको, ये जो मेमोरियल हॉल है ये दरअसल एक बिल्डिंग है जो इनके घर से 2 ब्लॉक्स के फासले पर है। ग्राउंड फ्लोर पर इसमें बड़ा सा हॉल है जिसके अंदर नेशनल इवेंट्स पर ड्रामे वगैरह परफॉर्म होते हैं, और फर्स्ट सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है वो वॉर वेटरन्स, जंग के पुराने मंझे हुए जो सिपाही हैं, इनके ग्रैंडफादर जैसे, वो जमा होते हैं, बैठते हैं, अपने वाक़यात सुनाते हैं, लिखवाते हैं, जिन पर ड्रामा वगैरह बनते हैं और मेमोरियल हॉल में परफॉर्म किया है। तो जब ड्रामे परफॉर्म किए जाते हैं मेमोरियल हॉल में, तो उसमें स्टेज सीनरीज और बैटल फ्लैग्स और सॉर्ड्स और आर्मर्स वगैरह रिक्वायर्ड होंगे, तो वो फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर सजे हुए होते हैं जो ड्रामे के वक्त इस्तेमाल होते हैं, फिर दोबारा सजा दिए जाते हैं। इनका इरादा ये था कि वहां जाकर पनाह ले लेंगी। बट द सीथिंग थ्रॉन्ग्स, अब देखो जो हुजूम दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसके लिए कितने वर्ड्स यूज हुए हैं अगर आप शुरू से काउंट करें तो, हाँ, hundreds of people streaming by our house in a wild panic, क्या आया था, सैकड़ों लोग हमारे घर के सामने से वाइल्ड पैनिक में, अफरा तफरी के आलम में दौड़ते भागते हुए गुजरे। दूसरा वर्ड आया, दूसरी मर्तबा कहा ब्लैक स्ट्रीम्स ऑफ पीपल, याद आया, लोगों के इस हुजूम को ब्लैक स्ट्रीम्स ऑफ पीपल कहा गया। फिर तीसरी मर्तबा ट्रिकल्स कहा गया, ट्रिकल्स ऑफ हाउस वाइफ, चिल्ड्रन, ट्रिपल वगैरह वगैरह, है ना। चौथी बार आप कह रहे हैं क्या यहां पर, सीथिंग थ्रॉन्ग्स। बेटा सीथिंग का मतलब क्या होता है, फास्ट रनिंग। थ्रॉन्ग्स किसे कहते हैं, क्राउड्स, क्राउड को कहते हैं थ्रॉन्ग, ठीक है ना। लेकिन ये तेज रफ्तार भागता हुआ हुजूम जो था, ड्रू हर अलोंग, अपने साथ उन्हें भी खींचता हुआ ले गया। गो ईस्ट एंड द रेस्ट ऑफ अस विद हर, और हम सारे के सारे बच्चे उनके पीछे पीछे, यानी वो मेमोरियल हॉल की तरफ टर्न नहीं हो सकी। When grandfather regained full consciousness, अब जब ग्रैंडफादर को होश आया था ना, फुल कॉन्शियसनेस, पूरे होश और आवास आए थे, पूरी तरह से वो होश में आ गए थे, है ना, ग्रैंडफादर, एट द कॉर्नर ऑफ पार्सन्स एवेन्यू इन टाउन स्ट्रीट, राइट। तो क्या हुआ, He turned upon the retreating mob like a vengeful prophet. अब देखो एक और फ्रेज आया है, retreating mob। बेटा रिट्रीट कहते हैं जान बचाकर भागता हुआ, और मॉब कहते हैं हुजूम को। अब ये जान बचाकर भागता हुआ हुजूम जो था, इस पर ग्रैंडफादर टर्न अपॉन, टूट पड़े बुरी तरह से, लाइक अ वेंजफुल प्रॉफिट। प्रॉफिट के एक मतलब तो होते हैं नबी, यहां वो मीनिंग नहीं है। यहाँ प्रॉफिट का मतलब है सिपा सालार, किसी ऐसे सिपा सालार की तरह, क्योंकि कैप्टन थे ना आर्मी के, रिटायर्ड, किसी ऐसे सिपा सालार की तरह जो वेंजफुल, इंतहाई गैज़ो गज़ब के आलम में हो, जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ हो, टूट पड़े हुजूम पर। एंड exhorted the men to form ranks and stand off the rebel dogs, और लोगों को चिल्ला चिल्ला कर हुक्म दे रहे थे कि सफ़े बनाओ और बागी कुत्तों को, यानी दुश्मनों को सफ़ों से बाहर निकालो, भाग यहाँ से भगाओ, यानी दुश्मनों का मुकाबला करो।
ग्रैंडफादर, आपको याद होगा जिस कंडीशन में बेहोश हुए थे, तो वो मैदान जंग में खड़े थे, है ना, मेंटली वो जहनी तौर पर, मुकम्मल तौर पर मैदान जंग में खड़े थे, वो तलवार हाथ में थी, बेहोश हो गए, बच्चों ने सर पे आयरनिंग बोर्ड मारा, बेहोश कर दिया, घसीटते हुए यहाँ तक ले आए, पार्सन्स एवेन्यू तक पहुंचे हैं, तो उन्हें होश आया। अब होश आया तो उसी कंडीशन में है। अब जब होश आया तो लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं जान बचाकर। इन्होंने कहा ओहो, दुश्मन ने यहाँ तक हमला कर दिया है। अब ये हुक्म दे रहे हैं कि सफ़े बनाओ, दुश्मन का मुकाबला करो, रिबेल डॉग्स यानी बागियों को भगाओ यहाँ से। बट एट लेंथ, बेटे एट लेंथ का मतलब क्या होता है? एट लेंथ के दो मीनिंग है, दोनों एप्लीकेबल हैं यहाँ पर। आफ्टर सम टाइम, या इसे एट लास्ट भी कहते हैं, बिल आखिर, थोड़ी देर बाद या बिल आखिर। He too got the idea that the dam had broken, उन्हें भी ख्याल आया कि डैम टूटा है। जब ये ख्याल आया तो सारी बहादुरी और सारी सिपा सालारी एक तरफ रह गई। क्या किया उन्होंने? रोरिंग, दहाड़ना शुरू कर दिया, गो ईस्ट गो ईस्ट, इन हिज पावरफुल वॉइस, पूरी आवाज के साथ। He caught up in one arm a small child and in the other a slight Turkish man of perhaps 42, and we slowly began to gain on those ahead of us. दादा जान की सारी बहादुरी एक तरफ रह गई जब पता चला डैम टूटा है, तो एक बगल में छोटे से बच्चे को उठाया, दूसरे बगल में 42 साल के पतले दुबले आदमी को उठाया, खुद सो भागे, दो को उठा के भागे। ठीक है ना, सारी बहादुरी एक तरफ रह गई, खुद तो भागे सो भागे, दो को उठा के भागे। क्लर्किश का मतलब क्या होता है बेटा? क्लर्किश, इसका क्लर्क से ताल्लुक नहीं है। क्लर्किश जो है, इट मींस वीक, स्लिम, बहुत ही पतला दुबला, ठीक है ना, कमजोर सा। तो 42 साल के कमजोर इंसान को उठा के भागे। अच्छा जी, अब देखिए स्कैटरिंग, अब एक और वर्ड आया, स्कैटरिंग, हुजूम के लिए आया जाए, ऑफ फायरमैन, आर्मी ऑफिसर्स एंड firemen, policemen, and army officers in dress uniforms. There had been a review at Fort Hayes in northern part of the town, added color to the surging billows of people. अब देखो भाई, एक और आया, surging billows of people। अब समझना भाई, देखो एक इलाका था कोलंबस सिटी में, जहां पर एक किला हुआ करता था, इस किले का नाम था फोर्ट हेज। ये सिविल वॉर के ज़माने में किले के तौर पर इस्तेमाल हुआ था, जंगी किले के तौर पर। किला ऐसा होता है कि जब दुश्मन हमला करता है तो फौजें जो हैं किले के अंदर दरवाज़ा बंद करके कैद हो जाते हैं, और किले के अंदर से जो है वो तीर कमान से और बंदूकों से, तोपों से दुश्मन को मार रहे होते हैं। दुश्मन जो है वो किले की दीवारों से सर टकरा टकरा कर पागल हो जाता है। वो किले की दीवारें बड़ी ऊंची और मजबूत होती हैं, ठीक है ना, तो दुश्मन से महफूज रहने के लिए किले में छुपते हैं। ठीक है, तो ये किला था, जंगी किला, फोर्ट कहलाता है ये, फोर्ट्रेस या फोर्ट। अब अमन के ज़माने में यहाँ पे ना आर्मी के दफातर बना दिए गए थे, आर्मी ऑफिसर्स के। ठीक, इसी के करीब यहाँ एक और बिल्डिंग बनाकर इसमें पुलिस डिपार्टमेंट को बैठा दिया था, और दूसरी तरफ एक ऑफिस बनाकर इसमें फायर डिपार्टमेंट को बैठा दिया। ठीक है ना, फायर डिपार्टमेंट को बैठा दिया था। ठीक, और चारों तरफ बना दी गई थी एक बाउंड्री। ये एरिया कहलाता था फोर्ट हेड्स। यहाँ एक पोर्च था, और इस पोर्च से एंटर होते थे तो अंदर सारे वो इदारे हैं जो नॉन सिविलियन हैं, यानी वर्दी वाले। ठीक है ना, अब पुलिसमैन स्काई ब्लू शर्ट, नेवी ब्लू पैंट, अमेरिकन पुलिस का यूनिफॉर्म है। आर्मी ऑफिसर्स खाकी यूनिफॉर्म, है ना, मिलिशिया यूनिफॉर्म। फायर डिपार्टमेंट ग्रीन यूनिफॉर्म एंड रेड हेलमेट। ठीक है ना,
अब वो कह रहा है कि अगर फोर्ट हेल्स पे निगाह डाली जाए तो एक हुजूम था यूनिफॉर्म पीपल का, रंग बिरंगे यूनिफॉर्म इनके, है ना, जो लोगों के ठाठे मारते हुए समंदर में, सर्जिंग बिलव्स, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं ना अ ग्रेट सी ऑफ पीपल, तो लोगों का ये ठाठे मारता हुआ समंदर जो था, इसमें ये रंगीन वर्दियों वाले छोटे छोटे हुजूम जो थे ये रंग भर रहे थे। जो ब्लैक स्ट्रीम्स ऑफ पीपल था ना, इसके अंदर ये कलरफुल स्कैटरिंग्स नजर आ रही थी जगह जगह फोर्ट हेल्स पर। Go east! Cried a little child in a piping voice as she ran past the porch. एक छोटी सी बच्ची यहां से भागती हुई गुजरी और उसने अपनी बारीक सी आवाज में, पाइपिंग वॉइस में चिल्लाकर कहा, गो ईस्ट। ऑन विच जाउस द लेफ्टिनेंट कर्नल ऑफ इन्फेंट्री। यहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल था एक इन्फेंट्री का, जो खड़े खड़े ऊँग रहा था, यानी पहरा दे रहा था, ठीक है ना, यहाँ खड़ा होगा पहरा दे रहा होगा और खड़े खड़े वो ऊँग रहा था, होश में नहीं था, ऊँग रहा था, ठीक है ना, थकन की वजह से शायद। अब ये लेफ्टिनेंट कर्नल जो था ये इन्फेंट्री से ताल्लुक रखता था। इन्फेंट्री समझते हैं? इन्फेंट्री जो होता है फौज का वो दस्ता होता है जो हरावल दस्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? हरावल दस्ता। ये बेटा जंग में ना या हमले के वक्त सबसे आगे चलता है। हरावल दस्ता जो होता है ना, इन्फेंट्री के जो सिपाही होता है ये सबसे आगे होता है। उसके बाद फिर आर्टिलरी होती है, तोपखाना, टैंक वगैरह, तोपें वगैरह, उसके पीछे फिर सबसे पीछे ऑफिसर्स होते हैं, कैप्टन, मेजर वगैरह, जो फैसले करते हैं कि अब अटैक करना है या क्या करना है, ठीक है ना, वो प्लानिंग कर रहे होते हैं। सबसे आगे कौन होता है? इन्फेंट्री वाले। तो इन्फेंट्री के जो सिपाही होते हैं इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि इन्हें क्विक डिसीजन लेना होता है, ठीक है ना, क्विक डिसीजन लेना होता है, यानी इनकी ऊपर वाली मंजिल जो ना खाली होनी चाहिए, सोचने समझने की सलाहियत ना हो, बस सिर्फ ऑर्डर को ओबे करना है, ठीक है ना। तो इन्फेंट्री का सिपाही जो होता है वो जस्ट फॉलो करता है और दुश्मन को सबसे पहले वही देखता है और दुश्मन भी सबसे पहले उसी को देखता है, तो सबसे ज्यादा खतरे में वही होता है। तो अब उसने तो कोई डिसीजन लेना ही लेना है। जब उसकी नजर दुश्मन पर पड़ी, दुश्मन की नजर उस पर पड़ी, तो अब वो इंतजार थोड़ी करेगा कि क्या ऑर्डर आएंगे पीछे से, उसने तो वही डिसीजन लेना है कि अटैक करना है या छुपना है, ठीक है ना। दूसरी ये कि अगर पीछे से कैप्टन ने ऑर्डर कर दिया अटैक, तो अब वो पलट के नहीं पूछेगा मैं मुझसे कहा है, नहीं भाई, वो तो कान में आवाज आ गई, उसने कंफर्मेशन भी नहीं करनी, कूद पड़ना है मैदान में, ठीक है ना। तो वो इन्फेंट्री का लेफ्टिनेंट कर्नल था, कान में आवाज आई, ऊँग रहा था, कान में आवाज आई, गो ईस्ट। इट्स एन इंपेरेटिव फॉर हिम, इंपेरेटिव है ना, कान में ऑर्डर आ गए, क्या करना है, बस जैसे ही आवाज आई, यूज टू क्विक डिसीजन, वो तो क्विक डिसीजन का आदी है, यूज टू, हैबिचुअल, ट्रेन टू इमीडिएट ओबीडियंस, और उसकी ट्रेनिंग यही है, तरबियत यही है कि वो इमीडिएट ओबीडियंस यानी फौरन तामील करता है हुक्म की। The officer bounded off the porch and running at full tilt soon passed the child. वो ऑफिसर जो यहाँ खड़ा था, ड्यूटी यहाँ थी उसकी, उसने छोड़ा पॉर्च और उस बच्ची के साथ साथ दौड़ना शुरू कर दिया, आगे आगे, ठीक है, बल्कि बच्ची से भी आगे निकल गया। बॉलिंग, अब देखो वर्ड आया था हमिंग, है ना, हम आया था, फिर बजिंग, फिर शाउटिंग, फिर स्क्रीमिंग, याद आ रहा है, ये सारे वर्ड्स चीखो पुकार के लिए आए थे। फिर क्राई, है ना, क्लैरियन क्राई दैट अरोज, है ना। तो मम्बल, ये भी शोर के लिए, नॉइस के लिए आया था। और अब क्या आया है, अब जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो क्या है यहाँ पर, बॉलिंग, चीखते चिल्लाते हुए, हलक फाड़ फाड़ के चीखने को कहते हैं बॉलिंग, ठीक है ना।
बॉलिंग गो ईस्ट, और वो लेफ्टिनेंट कर्नल भी हलक फाड़ फाड़ के चिल्लाता गया गो ईस्ट गो ईस्ट। The two of them emptied rapidly the houses of the little street they were on. दोनों ने मिलकर उस सड़क के दोनों तरफ वाले घर खाली करा लिए जिस पर वो दौड़ रहे थे। यानी दोनों गो ईस्ट चिल्लाते हुए भागते जा रहे थे और दाएं बाएं के जितने घर थे सारे खाली हो गए, सब उनके पीछे पीछे भागना शुरू हो गए। तो अब ये गो ईस्ट का मतलब ये कैसे निकल आया कि घर से निकलकर भागो? असल में कोलंबस सिटी में गो ईस्ट का मतलब यही है। क्यों? क्योंकि वेस्ट में रिवर है। अब देखें दो तीन बातें सुनो बेटे। जब सिविल वॉर हुई थी और नेथन ब्रैडफोर्ड ने अपनी फॉरेस्ट कैवेलरी के साथ अटैक किया था शहर पर, तो भी वो वेस्ट से आया था दरिया पार करके, तो लोग जान बचाकर भागे होंगे ईस्ट की जानिब, तो भी यही चीखो पुकार मची थी गो ईस्ट गो ईस्ट। 1893 में जो स्प्रिंग फ्लड आया था इस शहर में, और वेस्ट साइड ऑफ द टाउन वाज अंडर 30 फीट ऑफ वाटर, जब पूरा शहर पानी में डूब गया था और बहुत सी आबादी इस शहर की मर गई थी इस सैलाब में, तो भी लोग जान बचाकर कहाँ भागेंगे? ईस्ट की तरफ। तो गो ईस्ट मुसीबत थी वो भी, उससे बचने के लिए भी गो ईस्ट का नारा बुलंद हुआ था। तो आज जब लोगों ने गो ईस्ट कहना शुरू किया तो लोग समझ गया कि कोई ना कोई मुसीबत है, यकीनन या तो सैलाब आया है या डैम टूट गया है या दुश्मन ने हमला कर दिया। तो लोग भागना शुरू हो गए बिना सोचे समझे, पता किसी को नहीं था क्यों भाग रहे हैं। ठीक है ना? तो दोनों ने सारे घर खाली करा लिए। What is it? What is it? Demanded a fat, waddling man who intercepted the colonel. अब हुआ क्या? Demanded यानी asked, पूछा एक मोटे से आदमी ने, फैट। वेडलिंग मैन, वेडलिंग का मतलब क्या होता है बेटे? ये वेडलिंग जो है ना, ये फोर्थ हेज मिटा दूं, ये समझ में आ गया होगा। अब देखो वेडलिंग का मतलब क्या है। जब कोई मोटा सा आदमी भागने की कोशिश करता है तो कैसे भागेगा? जाहिर है भाग तो नहीं सकता, वो चल सकता है तेज तेज, है ना, वॉकिंग। बल्कि वॉकिंग यूँ कहेंगे, अ फैट मैन, मोटा आदमी या वुमन, है ना, swinging from one leg to other like a duck। एक मोटा आदमी जब भागने की कोशिश करता है तो चूंकि वो प्रोटीन और फैट का पहाड़ है, ठीक है ना, तो वो अपने सारा वजन एक तरफ डाइवर्ट करेगा और ये वाला पाँव उठा के आगे रखेगा, फिर वो अपने सारे वजन को कन्वर्ट करेगा इस तरफ, फिर वो दूसरा पाँव उठा के आगे रखेगा, है ना, ऐसे ही होगा ना। तो जब वो भागेगा तो ये प्रोटीन और फैट का जो बड़ा सा पहाड़ है ये यूं हिलेगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। अब ये बेचारा लेफ्टिनेंट कर्नल इधर से निकलने की कोशिश करता तो वो पहाड़ इस तरफ झुक जाता, फिर इधर से निकलने की कोशिश करता तो पूरा पहाड़ इस तरफ झुक जाता। तो इंटरसेप्ट कर रहा था, यानी रास्ता रोक रहा था लेफ्टिनेंट कर्नल का, और साथ साथ पूछता भी जा रहा था व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, क्या हुआ है, क्या हुआ है, हुआ क्या है। अब इस पर The officer left behind, ऑफिसर ने रफ्तार थोड़ी कम की, ड्रॉप बिहाइंड, एंड asked the little child what it was, और उस बच्ची से पूछा भाई क्या हुआ है, क्योंकि पता तो उसे भी नहीं था क्यों भाग रहे हैं। बच्ची ने कहा the dam has broke, guess the girl, बच्ची ने चिल्ला कर कहा गैस। बेटा गैस हाँपते हुए बोलने को कहते हैं, इसके लिए वर्ड आता है एक और, पफ्ड, आगे आएगा, हाँपते हुए। हाँपते हुए बोलने को कहते हैं गैस या पफ। उस बच्ची ने हाँपते हुए बताया कि डैम टूटा है। ओहो, द डैम हैज ब्रोक, डैम टूट गया। रोड द कर्नल, देखो एक और वर्ड आया चिल्लाने के लिए, रोरिंग, सेकंड टाइम आया, है ना। दहाड़ना शुरू कर दिया गो ईस्ट गो ईस्ट। ही वाज सून लीडिंग with the exhausted child in his arms a fleeing company of 300 persons।
बहुत जल्द ही वो लेफ्टिनेंट कर्नल जो था उस बच्ची को बगल में उठाए जो थक चुकी थी। 300 अफराद की भगोड़ी फौज की कयादत कर रहा था। यानी ये कोई 300 अफराद थे जो भागे चले जा रहे थे। भगोड़ी फौज को कहते हैं फ्लीइंग कंपनी। तो ये भागते दौड़ते लोगों के हुजूम को कहा है उसने फ्लीइंग कंपनी, है ना, जो घरों से निकल आए थे। तो 300 अफराद होंगे कोई, लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल बच्ची को बगल में उठा इन 300 अफराद से आगे आगे निकल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस 300 अफराद की भगोड़ी फौज की क़यादत कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा जी। Who had gathered around him from living rooms, shops, garages, backyards and basements। ये सारे लोग कहाँ कहाँ से निकल कर आए थे अपने अपने घरों में से, लिविंग रूम्स में से। अब लिविंग रूम क्या होता है भाई? देखो, हर घर में एक कमरा ऐसा जरूर होता है जिसमें सारे घर वाले इकट्ठे होकर बैठते हैं, बातें करते हैं, है ना। इसे लिविंग रूम कहते हैं। वैसे हमारे घरों के अंदर मिडिल क्लास फैमिलीज में लिविंग रूम जो होता है वो ड्राइंग रूम ही होता है। तो ड्राइंग रूम जो होता है वो टीवी लाउंज होता है, और जो टीवी लाउंज होता है वो डाइनिंग रूम होता है, और कभी कभी वही बेडरूम होता है। होता ये है कि भाई एक कमरा है उसमें टीवी लगा हुआ है तो ये टीवी लाउंज हो गया, उसी में सोफा सेट रखा हुआ तो ये ड्राइंग रूम हो गया, मेहमान भी यहीं बैठेंगे, है ना, गेस्ट रूम भी यही हो गया, उसी में सजावट की चीज़ें लगा दी आपने। अच्छा, इसी में जो है वो एक तरफ डाइनिंग टेबल रखी है या यहीं दस्तरखान बिछाकर खाना भी खाया जाएगा तो ये डाइनिंग रूम हो गया। ठीक है ना। और आमतौर पर घर वाले सारे वहीं जमा होकर बैठते हैं क्योंकि ड्रामा देख रहे होते हैं, तो वही लिविंग रूम हो गया, है ना, राइट। और हर घर में एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो रात को सोफे पे सोता है। उसके लिए कोई बेडरूम नहीं होता, है ना, उसे सोफे पे सोना पड़ता है। ठीक है ना। तो ऐसा होता है। तो ये लिविंग रूम हमारे यहाँ इस तरह की कॉमन चीज है। खैर, शॉप्स दुकानों में से निकल आए थे, गैरेजेस घरों में गैरेजेस होते हैं जिनमें गाड़ी वाड़ी खड़ी करते थे, है। बैकयार्ड, भाई बैकयार्ड क्या होता है? देखो, घर के सामने जो सहन होता है ना घर के अंदर। अच्छा, ये वेस्टर्न कंट्रीज में और हमारे यहाँ ईस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा सा फर्क है। ईस्टर्न कंट्रीज में ये होता है घर का नक्शा कि ये घर है, ठीक है ना, अब ये दरवाजा है, ये दो कमरे यहाँ आ गए, कुछ कमरे यहाँ आ गए, इस तरह। अब ये जो बीच का हिस्सा है ये सहन है ना, यहाँ यहीं खाना वाना, गांव देहात में बता रहा हूँ मैं, यहाँ खाना वाना पकड़ा है ना, और यहाँ वॉशरूम वगैरह जो कुछ दिया। अब ये सहन है, ये कोर्ट यार्ड कहलाएगा। हमारे यहाँ के कोर्ट यार्ड जैसे होते हैं, बाहर ममालिक में यानी वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है, ये घर है, अब यहाँ पर घर बना हुआ पूरा, है ना, अंदर रूम्स वगैरह हैं, ये रूम्स आ गए, ठीक है ना, ऐसे ऐसे जो भी है, ठीक है ना, इस तरह से। और ये वाला जो एरिया ये कोर्ट यार्ड कहलाएगा। यानी हमारे घरों में कोर्ट यार्ड घर के अंदर होता है सहन, वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादातर कोर्ट यार्ड घर के बाहर होता है, बाउंड्री का हिस्सा है वो, घर की बाउंड्री का, ठीक है ना। लेकिन ये बैकयार्ड जो है ना, ये बैकयार्ड है, ये हमारे यहाँ भी पीछे ही होता है, उनके यहाँ भी पीछे ही होता है, ठीक है ना। बैकयार्ड सेम होता है। बैकयार्ड किसे कहते हैं? घर के पिछले हिस्से को, जिसमें छोटा सा सहन सा होता है जिसके अंदर हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, भिंडी, करेले वगैरह उगा लिए जाते हैं ना, सब्जियां वब्जियां उगा ली जाती हैं आमतौर पर, या फालतू सामान फेंक दिया जाता है वहाँ। वॉशिंग एरिया के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं वहाँ, आमतौर पर जो है वो कपड़े बड़े धुल जाते हैं, वॉशिंग मशीन लगा दी वहीं सुखा लेते हैं अलगनी टांग कर, तो वो कहलाता है बैकयार्ड। बैकयार्ड को उर्दू में क्या कहेंगे भाई? जल्दी से बताओ, उर्दू भी तो आनी चाहिए ना। बैकयार्ड को उर्दू में क्या कहते हैं? पाई बाफ कहता है। क्या कहता है? पाई बाफ, याद रखना अभी। तो एंड बेसमेंट्स, तो जाहिर है सिविल वॉर के जमाने में घरों में बेसमेंट वगैरह बनाए गए होंगे, तो कुछ लोग बेसमेंट्स में थे वो निकल कर आ गए। खैर, nobody has ever been able to compute with any exactness how many people took part in the Great Rout of 1913। 1913 की इस अजीम शान दौड़ में कितने लोगों ने हिस्सा लिया, कोई कभी भी एग्जैक्टनेस के साथ, दुरुस्तगी के साथ कंप्यूट नहीं कर पाया, गिन नहीं पाया।
ठीक है ना, गिनती नहीं कर पाया, राइट। फॉर, क्योंकि अब देखो इंग्लिश लिटरेचर में हमेशा याद रखना